आज हम बात करते हैं बिहार के एक ऐसे डॉन की जो कहते हैं कि उनके पास बाघ का कलेजा है। बाघ के कलेजे वाले इस डॉन ने हाल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। तो इसके बदले में अब बिश्नोई गैंग ने भी इनको जवाब दे दिया। इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन इस धमकी के बाद बाघ के कलेजे वाले इंसान बकरी की तरह मिमिया रहे हैं। जा रहे थे जिस तरीके से मारा मैं बताने से इस तरीके कुछ नहीं है। तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे बिश्नोई गैंग और इंडिया के बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के बीच में वॉरफेयर चल रहा है और क्यों ये बिश्नोई गैंग से इतना डरते हैं कि जिस इंसान ने एक समय पर अपने आतंक से पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के रखा हुआ था, वो आज अमित शाह से अपनी सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए ऐसा अचानक हुआ क्या कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान भाई को छोड़कर पप्पू यादव के पीछे पड़ गए हैं। देखिए यह सारी चीज 12 अक्टूबर से शुरू हुई है, जब बिश्नोई गैंग ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इस बाबा सिद्दीकी मर्डर वाले मुद्दे पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरा। अब बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की नीड सलमान भाई को पड़ी, क्योंकि बिश्नोई गैंग ने डायरेक्टली सलमान भाई को टारगेट किया और उनको धमकी दी। The security at Salman's home in Mumbai's Galaxy apartment in Bandra has been beefed up with a no-visitor diktat issued by Hans. उनका ये केस मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी चर्चा में चला गया कि सलमान भाई के बॉडीगार्ड शेरा को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो ये मामला ऑब्वियसली इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि इस इंसिडेंट के बाद लोग इस मामले में अब क्लाउट लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो नदीम खान हो। मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, इसकी जान पे इतना उड़ रहा है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। हालांकि वो बात अलग थी कि इनको भी बिश्नोई गैंग ने डोज दे दिया है। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। काका बिल्कुल। इसके बाद आते हैं शेर के कलेजे वाले पप्पू यादव। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म कर डालने की धमकी दी, लेकिन इस धमकी के तुरंत बाद अपेरेंटली उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। कर्म और कांड दोनों करते हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। अब ये देखकर पप्पू यादव का वो हाल हो गया जो कि फिल्मों में विदाई के वक्त दुल्हन का होता है। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। इसके बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव के सामने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक लिया जाता है तो ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने किसी नॉर्मल इंसान को दिवाली में पटाखे या होली में पानी से खेलते हुए देख लिया हो। इतना तो रिपोर्टर्स पे जया बच्चन नहीं चिढ़ती हैं यार। जब उनकी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो पप्पू यादव ने भी टाइट सिक्योरिटी डिमांड कर ली है, और वो भी अपने पॉलिटिकल राइवल अमित शाह से। बताइए क्या दिन आ गए हैं बाहुबलियों के। अब देखिए, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिटेल में इस बारे में बात की है कि क्यों हम अपने शो पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत क्लियर मॉरल और प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से। लेकिन ऑनेस्टली मुझे पप्पू यादव के लिए कुछ खास सिंपैथी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भी बिहार से हूं और पप्पू यादव जैसे बाहुबलियों ने बिहार में 20 साल तक आतंक मचाया हुआ था और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की थी इन लोगों ने। और आयरनी आज देखिए कि ये वही पप्पू यादव हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं कि 90s के दशक में बिहार में इस तरह के लोगों का बहुत आतंक फैला हुआ था। ये लोग रातों रात जिसको चाहे टपका दिया करते थे। इसके बावजूद इसकी गुंडागर्दी और इसके पावर का ये आलम था कि ये 6 बार सांसद भी रह चुका है। माना जाता है कि उसके ऊपर डायरेक्टली आरजेडी के चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव का हाथ था। और जब भी ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ता था तो वहां पर मैसिव लेवल की बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती थी। इस आदमी के ऊपर 30 से ज्यादा संगीन क्राइम्स के केसेस हैं, इंक्लूडिंग 1998 में सीपीएम लेजिस्लेटर अजीत सरकार को पूर्णिया में दिन दहाड़े
107 गोलियां मारने का आरोप। उस केस में अजीत सरकार के परिवार ने डायरेक्टली पप्पू यादव पर आरोप लगाया था और इस मामले में वो 8 साल जेल में भी रहा था। हालांकि 2013 में इसको पटना हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में अक्विट कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। और इसके अलावा भी जो बाकी 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस है उनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, बूथ कैप्चरिंग, डकैती और दंगे भड़काने का भी केस है। इनफैक्ट अब आपको एक मैं बहुत सरप्राइजिंग चीज बताता हूं जो आपको शायद पता नहीं थी। ये जानकर शायद आपको सरप्राइज होगा कि अर्नब गोस्वामी, जी हाँ, रिपब्लिक वाले अर्नब गोस्वामी, उन्होंने क्लेम किया था कि पप्पू यादव ने 2 दिन के लिए 1996 में अर्नब गोस्वामी को किडनैप भी किया हुआ था। इस लेवल का पावर था इस आदमी के पास। इसके ऊपर आरोप है कि इसने एयर होस्टेस और कैबिन क्रू को चप्पल से पिटाई की थी। इसको अपने पावर पे इतना घमंड है कि ये लोकसभा में ओपनली बाकी मेंबर्स को धमकियां देता है कि आप हमको सिखाइएगा। 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ के बहुत सारे बाहुबली भी थे जो बिहार में एक्टिव थे उस समय, जैसे आनंद मोहन जो भी कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया है और वो भी एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर केस में जेल में था। और इस तरह के खूनी को पप्पू यादव सपोर्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू पप्पू यादव, बीजेपी के खिलाफ पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे गुंडों को मिलकर न्याय की लड़ाई लड़नी है और डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है। पप्पू यादव जैसे बाहुबली जिन्होंने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया है 20 सालों तक, ये डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई कि गुंडा फिल्म के बुल्ला और चुटकी लड़कियों की इज्जत करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। जिस समय पर इन बाहुबलियों का राज था बिहार में, उस समय हालत ये थी बिहार की कि आईएएस ऑफिसर तक, जो कि इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है बिहार में, वो भी अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे। इनफैक्ट एक एलिगेशन है कि लालू यादव के साथ एसोसिएटेड जो गुंडे थे, उन्होंने 2 सालों तक एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ असॉल्ट किया था, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी को बचाने में पूरी तरह से हेल्पलेस था। 1999 में प्रीतम सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए भी अलेजेडली गैंगस्टर राजन तिवारी को हायर किया गया था और उसमें भी माना जाता है कि राज्यसभा मेंबर डीपी यादव और पप्पू यादव का उसमें हाथ था। पकड़े जाने पर अपेरेंटली रंजन ने खुद ये बात पुलिस को बताई थी। 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी तो लालू यादव के साले साधु यादव और लालू यादव के कई गुंडों ने साथ में मिलकर पटना के कार डीलर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ज्वेलर से जबरदस्ती लग्जरी कार्स, फर्नीचर और बहुत सारा सामान लूटा था। जर्नलिस्ट श्वेतांग भूषण की माने तो मिथिला मोटर्स और टेल्को स्टॉकयार्ड से 100 से ज्यादा मारुति कार्स, टाटा सफारीज और सुमोस को दिन दहाड़े गन पॉइंट पे लूट लिया गया था। अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूटी गई थी। आप लोग यार नेटफ्लिक्स पे स्पेन का मनी हाइस्ट देख रहे हो, अब बगल में देखो बिहार हाइस्ट चल रही है यार, बाय लोकल। उसी तरह से माना जाता है कि पप्पू यादव के ताल्लुकात सैयद शहाबुद्दीन जैसे गुंडों से भी थे, जिसके ऊपर कई मर्डर, एक्सटॉर्शन और दंगे भड़काने के केसेस भी लगे हुए थे। इन लोगों के राज के समय पर बिहार के डीजीपी आर प्रसाद ने कहा था कि बिहार में पुलिस उतनी ही पावरलेस है जितनी कि अभी हुए टेस्ट मैच में इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हेल्पलेस थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब जैसी बेसिक नीड्स तो छोड़िए यार, उस समय पर बिहार के लोगों का 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया था। हर दिन लूट, चोरी, बलात्कार, मर्डर जैसे क्राइम्स की खबरें आती थी। और अब आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए लूट लिए 1 करोड़ रुपए के जेवरात। सुबह की पहली बड़ी खबर, बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। और अभी हाल में जब पप्पू यादव फिर से पूर्णिया से जीत के आया है इलेक्शन, तो उसके बाद उसकी कंस्टिट्यूएंसी में वापस मानो की रंगदारी सिस्टम आ गया है। एक लोकल बिजनेसमैन ने उसको अक्यूज किया है कि वो 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांग रहा है उससे। पप्पू यादव के ऊपर ऐसे ही कंप्लेंट्स 2021 और 2023 में भी लगे थे। इसीलिए इस तरह के लोगों से, जिन्होंने बिहार की इतनी बर्बादी की है, बिहार की अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो एटलीस्ट कुछ खास सिंपैथी है नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय पर बिहार में पप्पू यादव जैसे लोगों की वैसी ही डोमिनेशन थी, जिस तरह से बाबर आजम जिम्बाब्वे जैसे वर्ल्ड क्लास टीम्स को डोमिनेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिहार में जंगल राज खत्म होने लगा, इन बाहुबलियों का पावर भी खत्म होने लगा। बिहार में गुंडा राज खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स इंप्लीमेंट की गई थी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल्स पर स्पेसिफिक फोकस करता था। कई क्रिमिनल लॉज को भी और स्ट्रेंथन किया गया था, जिससे कि कई गैंगस्टर्स और बाहुबलियों को अरेस्ट किया गया था। और इस वजह से धीरे धीरे पप्पू यादव की सारी गुंडागर्दी, रंगदारी, बाहुबलीगिरी खत्म होने लगी। जो एक समय पर बिहार का डॉन हुआ करता था, उसकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काफी इररिलेवेंस आ गई थी। इसलिए दर दर उसको टिकट के लिए भटकना पड़ रहा था, कभी कांग्रेस के पास, कभी ये राहुल गांधी से एक तरफा प्यार जताते रहते थे। हम एक तरफा प्यार करते हैं कांग्रेस से, कोई दिक्कत, हम पूरा लबड़ है, कोई प्रॉब्लम
राहुल गांधी के लिए हम पागल हैं, कोई तो कभी आरजेडी के लिए रोते बिलखते रहते थे, इस तरीके से मैं बता नहीं। तो अपने आप को पॉलिटिक्स में इस आदमी ने वापस रेलेवेंस बनाने के लिए एक नया टोटका अपनाया। अब वो अपने आप को गरीबों के मसीहा की तरह पोर्ट्रे कर रहा है और इसमें इसके कई चाटुकार भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में आए हुए फ्लड में उसने रेस्क्यू ऑपरेशंस में भाग लिया था। कोविड में खबर आई थी कि ये बिहार के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें दिखावा है, क्योंकि इस तरह के लोगों की असलियत ना रह रह के बाहर निकलती रहती है। ये बहुत ही कास्टिस्ट आदमी है। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूँ कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। और आप देखिए कि पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए किस लेवल तक ये आदमी मुस्लिम वोट बैंक को अपीज कर रहा है। ये तो यहाँ तक कह रहा है कि ये अपना नाम बदल लेगा अगर पूरी दुनिया एक दिन इस्लाम को कबूल नहीं कर लेती है। अपना आत्मसात कर लेने और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है वो देन है हम सब। रेस्टलेस प्रोटेस्ट के समय पर भी ये आदमी देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। हर एक पॉलिटिशियंस को मुंह उठा के धमकी भी देता रहता है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी। ये जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट इस जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले ये कह चुका था कि इसकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं ये जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा। यानी अगर इनके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो दंगे करवा देंगे ये देश में। तो लग रहा है कि बिश्नोई की धमकी आने के बाद इस तरह के डीपली करप्ट एंटी नेशनल लोगों को उनके कर्मों का कुछ फल मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसा कि मैं कह चुका हूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल रही धमकियों को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं खुद चाहता हूं कि इंडिया अगर एक डेवलप देश बनना चाहता है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहता है, विश्व गुरु जैसा बनना चाहता है, तो पप्पू यादव जैसे एंटी नेशनल गुंडों को डर बिश्नोई जैसे गैंग से नहीं लेकिन इंडियन स्टेट से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो डर गवर्नमेंट से गुंडों को उत्तर प्रदेश और असम में है, वही डर भारत के हर स्टेट में गुंडों को गवर्नमेंट से होना चाहिए। इन अ वे भारत का सबसे बड़ा गुंडा इंडियन स्टेट होना चाहिए, जिससे सारे गुंडे बाहुबली और रंगदार डरे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को पप्पू यादव ने खुद ही भड़काया था। उसने खुद कहा था कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए वो उनको रिवॉर्ड देगा जो करप्ट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को गोली मार देंगे। सरकार अपना काम यदि कानून नहीं करती है, ये गरीबों को लुटेरे और ये बेईमान पॉलिटिशियन और पदाधिकारी के खिलाफ, तो ये दलित और गरीब बेमूला की आत्महत्या, राइफल उठाओ और सीधा ऐसे पॉलिटिशियन जो बेमूला को समाप्त करता है, बेमूला को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, सीधा गोली मारने की जरूरत है ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे पदाधिकारी को। और अब जब लॉरेंस बिश्नोई वही काम करने की कोशिश कर रहा है तो कह रहे कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुंह से निकल गया था, अब नहीं बोलूंगा। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, कर्मों का फल मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि बिश्नोई गैंग आजकल इतनी चर्चा में है? आपको क्यों लगता है कि ये लोग बाबा सिद्दीकी जैसे लोग, सलमान भाई जैसे लोग और पप्पू यादव जैसे गुंडों को क्यों चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि बिश्नोई गैंग का असली मोटिव है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, हमारे पेट्रियन पर मेंबर बने या हमारे यूट्यूब पर एक मेंबर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम।